हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो इंश्योरेंस अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक मैराथन सेशन जो है वो कर रखा है, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को वो सेशन जो है वो प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। उसमें हम लोगों ने जितना भी लाइफ इंश्योरेंस का हो गया, जनरल इंश्योरेंस का हो गया, उसके अलावा जो आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस हो गया, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस हो गया, और जो पॉलिसी प्लान्स जो होते हैं ना इंश्योरेंस के, उसके बारे में जितना भी था वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं या कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन ये सब थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक हो गया, जिसमें आपका इडाई का हो गया, फंक्शंस ऑफ इडाई हो गया, ठीक है ना। या उसके अलावा आपका जितना भी इंपॉर्टेंट जो इंश्योरेंस से रिलेटेड जितना भी आपका जो कंपनीज है वो हो गया, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का हो, प्राइवेट सेक्टर का हो, या कुछ जनरल इंश्योरेंस का जितना भी मतलब आपका सब्सिडरी वगैरह है वो हो गया। उसके अलावा आपका जो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन हो गया, इंश्योरेंस फ्रॉड्स हो गया, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस रिलेटेड एब्रीविएशंस, ठीक है। तो ये सब हम लोग यहाँ पे इस सेशन में आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को एक सेशन जो LIC ADO का मेंस एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। इसके बाद एक सेशन में आप लोगों को और प्रोवाइड करूंगा जो हम लोगों ने इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया था ना, तो उसका एक पार्ट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। जो बचा हुआ एक पार्ट है वो भी मैं आप लोगों को कल तक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। कल मतलब मैं मॉर्निंग तक ही उसे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद एक और जो है वो करंट अफेयर्स का हम लोग एक सेशन कर लेंगे, मैराथन सेशन, ठीक है ना, लास्ट 3 to 4 मंथ्स का। बिकॉज उससे ज़्यादा आप लोगों को प्रीवियस जाने का जरूरत नहीं है और आप लोग उतना रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे, उतना याद नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो क्यों ना हम लोग कम करें, मतलब रिसेंट मंथ्स का करें और थोड़ा सा बेटर वे में करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। एक बात मैं और बता दूं, ये जो सेशन है मेरा अभी तो मैं इसे एक एग्जाम है उसके पर्सपेक्टिव से करवा रहा हूँ, बट आगे चल के आप जो भी एग्जाम अगर इंश्योरेंस बेस्ड देते हैं तो उसके लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इन फ्यूचर अगर कोई भी इस वीडियो को देखेगा, ठीक है ना, तो उसके लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना, इडाई या इडाई से बोला जाता था, लेकिन हुआ क्या कि 2014 में इसका नाम जो है वो इडाई हो गया। ए के आगे यहाँ पे जो है ना इंडिया ऐड हो गया था, ठीक है, इंडिया ऐड हो गया था। देखिए, द इडाई इज एन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी या इसे स्टैट्यूटरी बॉडी भी कहा जाता है, ठीक है। जो आपका च है ना, जो आपका च साउंड उठता है, स्टैट्यूटरी या एटीट्यूड, ये सब जो आपका ब्रिटिश इंग्लिश है उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है ना। बट जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें च का कोई भी नामो निशान नहीं होता है, ठीक है, जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें, ठीक है ना। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन अप्रैल 2000। अप्रैल 2000 में क्या हुआ था, अप्रैल 2000 में बोलने का जो साल 2000 था ना, उस समय क्या हुआ था कि जो इडा है उसका फॉर्मेशन हो गया था, ठीक है, इनकॉर्पोरेट हो गया था स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में, ठीक है ना। ये एक इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। अच्छा, इट वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट जो 1999 में पारित हुआ था। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट कब मतलब पारित हुआ था, कब इम्प्लीमेंट हुआ था, कब लागू हुआ था, 1999 में, 1999 में, ठीक है। ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को पूरे कंट्री में, मतलब जो हमारा देश है ना उसमें, कंट्री में, ठीक है। फॉरेन कंपनीज आर अलाउड 49% ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन कंपनीज होते हैं ना उसमें मतलब उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना कर सकते हैं, तो 49% का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। The authority has the power to frame regulations under section 114A of the Insurance Act 1938। इस अथॉरिटी के पास क्या है पावर कि वो फ्रेम कर सकता है रेगुलेशंस को, ठीक है ना, रेगुलेशन बना सकता है उसमें किस सेक्शन के अंडर में, तो सेक्शन 114A, ठीक है ना, किस एक्ट के तहत, किस एक्ट के अंडर में, या अंडर द गाइडेंस ऑफ विच एक्ट, तो इंश्योरेंस एक्ट 1938, ठीक है। एंड हैज फ्रेम्ड वेरियस रेगुलेशंस, और काफ़ी वेरियस रेगुलेशन जो है ना ये इसने ऑलरेडी फ्रेम कर रखा है, रेंजिंग फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, कंपनी के रजिस्ट्रेशन से लेके, फॉर कैरिंग इंश्योरेंस बिजनेस तक को कैरी करना, रन करना, ठीक है ना, टू प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट फ्रॉम 2000 से, मतलब जब से ये मतलब इम्प्लीमेंट हुआ था ना, इनकॉर्पोरेट हुआ था, स्थापित हुआ था या कार्यरत हुआ था, उस टाइम से क्या है ना, इसने अलग अलग जो वेरियस हो गए रेगुलेशंस इसने ऑलरेडी बना रखा है, फ्रेम कर रखा है, जिसमें आपका कंपनी का जो भी रजिस्ट्रेशन होगा, बीमा कंपनी का जो भी रजिस्ट्रेशन होगा उसके रिगार्डिंग इसमें मतलब चर्चा है, बात है, पॉइंट्स है, ठीक है। या इंश्योरेंस का जो बिजनेस है उसे कैसे कैरी करना है, किस तरीके से होल्ड करना है, ये सब हो गया। या जो पॉलिसी होल्डर्स हो गए, जो इंश्योर्ड हो गए, ठीक है ना, जो बीमा धारक हो गए, उनके इंटरेस्ट का रक्षा कैसे करना है, मतलब प्रोटेक्शन मतलब रक्षा, ठीक है ना, कब से, 2000 से।
अप्रैल 2000 में इसका स्थापना हुआ था, इनकॉर्पोरेशन हुआ था, ठीक है। फंक्शंस क्या है IRDAI का, तो फंक्शन है इसका सेक्शन 14 के तहत जो IRDAI एक्ट है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इसका जो एक्ट है 1999 में डिस्क्राइब करता है ड्यूटीज को, पावर्स को, फंक्शंस को IRDAI के, ठीक है। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ क्या हैं, टू इशू दी एप्लीकेंट अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो भी एप्लीकेंट होगा उसको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करके देना, प्रोवाइड करना, ठीक है। रिन्यू करना, मॉडिफाई करना, विथड्रॉ करना, सस्पेंड करना और कैंसिल करना सच रजिस्ट्रेशन को, जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो इशू करेगा ना उसे ही रिन्यू किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, मतलब उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, चेंजेस किया जा सकता है, कुछ बदलाव किया जा सकता है, ठीक है। उसे विथड्रॉ किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स इन मैटर्स कंसर्निंग असाइनिंग ऑफ पॉलिसी, जो भी असाइनिंग ऑफ पॉलिसी होगा ना उसके संबंध में, उसके कॉन्सर्न में जो भी मैटर्स वगैरह होगा पॉलिसी होल्डर्स का, उसके इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन, ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स के नॉमिनेशंस, इंश्योरेबल इंटरेस्ट एंड सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, जो भी इंश्योरेंस क्लेम वगैरह होगा ना उसका सेटलमेंट, कि सही तरीके से वो दिया जा रहा है कि नहीं, ठीक है ना, कुछ बाकी तो नहीं है, सही टाइम पे दिया गया कि नहीं, प्रोवाइड किया गया कि नहीं। सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी, अगर मान लेते हैं कि मैच्योरिटी पीरियड से पहले कोई अगर सरेंडर कर देता है, ठीक है ना, पॉलिसी को, तो एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस, जो भी इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे है ना, या जो भी उसके अंडर में आता है उससे रिगार्डिंग जितने भी अदर टर्म्स एंड कंडीशंस हो गए, या सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी हो गया, पॉलिसी बोलने का मतलब बीमा हो गया, ठीक है ना, बीमा पॉलिसी प्लान, ठीक है ना, और सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम हो गया, इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो गया, नॉमिनेशन होना पॉलिसी होल्डर्स का, ठीक है। कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम, अंडरटेकिंग इंस्पेक्शंस ऑफ, कंडक्टिंग इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस इंक्लूडिंग ऑडिट ऑफ द इंश्योरर्स जो हो गए ना उनका ऑडिट करना, इंस्पेक्शन करना, इंक्वायरीज कंडक्ट करना, इंक्वायरी सेल वगैरह बैठाना, इंक्वायरी कमेटी वगैरह बैठाना, ठीक है ना, ये सब करता है, इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करता है, जांच पड़ताल वगैरह करता है, छानबीन करता है। इंटरमीडियरीज, इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज बोलने का मतलब जो एजेंट हो गए, ब्रोकर हो गए, है ना, या TPS हो गए, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस कनेक्टेड विद द इंश्योरेंस बिजनेस, या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है ना जो कनेक्ट करते हैं, जो जुड़े हुए हैं या जो नेटवर्क में है, किससे, इंश्योरेंस बिजनेस से। कंट्रोल करना एंड रेगुलेट करना रेट्स को, एडवांटेजेस को, टर्म्स एंड कंडीशंस को, दैट में बी ऑफर्ड बाय इंश्योरर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है ना उससे रिलेटेड जितना भी टर्म्स एंड कंडीशंस हो गया, एडवांटेजेस हो गया, रेट्स हो गया, उसका कंट्रोल एंड रेगुलेशन करना, ठीक है। नॉट सो कंट्रोल जनरल इंश्योरेंस नॉट सो कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय द टैरिफ एडवाइजरी कमिटी। अच्छा, जो जनरल इंश्योरेंस का जो बिजनेस होता है ना, जो कि टैरिफ एडवाइजरी कमिटी द्वारा रेगुलेट एंड कंट्रोल नहीं किया जाता है, ठीक है, उसको ये कंट्रोल करता है। अंडर सेक्शन 64U ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938, 4 ऑफ 1938, ठीक है ना, ये 4 इसको एक्चुअली आप छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए। स्पेसिफाइंग रिक्विसाइट क्वालिफिकेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर इंटरमीडियरी और इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज एंड एजेंट्स। स्पेसिफाइंग रिक्विसाइट क्वालिफिकेशंस मतलब क्वालिफिकेशंस वगैरह को देखना, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह करवाना, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना, किसको, इंटरमीडियरी को या इंटरमीडियरीज को, ठीक है ना, जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड वहाँ पे काम करेंगे, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी के लिए जो काम करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ में काम करेंगे, उसे जो रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक एजेंट हो गया, ब्रोकर हो गया, TPS हो गया, ठीक है ना, या और भी कुछ अदर जो होते हैं उसमें मेंबर्स, ठीक है ना, या पार्टिसिपेंट्स। रेगुलेट, अच्छा ये क्या करता है, रेगुलेटिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स बाय इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज का जो फंड है उसको रेगुलेट करता है, इन्वेस्टमेंट वगैरह का जो फंड होता है ना, जो इन्वेस्ट किया जाता है फंड्स में, उसे रेगुलेट करता है। रेगुलेटिंग मेंटेनेंस ऑफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी, जो सॉल्वेंसी का मार्जिन है उसे रेगुलेट करना, कि इंश्योरेंस कंपनी के पास बस तो रहा है ना, ऐसा नहीं है ना कि मान लेते हैं कि अगर कोई पॉलिसी के लिए क्लेम करने आता है तो उस टाइम पे उसको देने के लिए उसके पास रकम हो, पैसा हो, ठीक है ना। सुपरवाइजिंग द फंक्शनिंग ऑफ द टैरिफ एडवाइजरी कमिटी, जो टैरिफ एडवाइजरी कमिटी है उसके फंक्शंस को सुपरवाइज करना। जस्टिफिकेशन
एडजुडिकेशन और डिस्प्यूट्स मतलब कि सिंपल सा बात है, एडजस्टमेंट करना, ठीक है ना, डिस्प्यूट्स को बिटवीन इंश्योरर्स और इंटरमीडियरीज और इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज, जो भी इंटरमीडियरीज हो गया और इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज हो गया और जो इंश्योरर हो गया, इंश्योरर बोलने का मतलब इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है ना, जो इंश्योरेंस प्लान को प्रोवाइड करता है, सेल करता है, ठीक है, जो प्रोटेक्शन देता है, तो उसके बीच में अगर मान लेते हैं कोई मतभेद हो गया, कोई मन मुटाव हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई पंगा हो गया, है ना, कोई लोचा हो गया, तो उसे ही ये टैकल करता है या एडजस्ट करता है, हाँ ठीक है यार छोड़ो, मतलब उसे मैनेज करता है, सिंपल सा बात क्या है ना, ठीक है। अब उसके बाद स्पेसिफाइंग द परसेंटेज ऑफ प्रीमियम इनकम ऑफ द इंश्योरर टू फाइनेंस स्कीम्स फॉर प्रोमोटिंग एंड रेगुलेटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू क्लॉज एफ, जो भी क्लॉज एफ है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है ना कि जो परसेंटेज ऑफ प्रीमियम इनकम है, जो प्रीमियम का जो इनकम होता है ना, जैसे कि प्रीमियम जो जनरेट कर रहा है, प्रीमियम जो प्रोपोजर जो है वो प्रीमियम पे कर रहा है, ठीक है, प्रोपोजर बोलने का मतलब वो बंदा जो इंश्योरेंस के लिए, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के लिए, इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए प्रीमियम देता है, प्राइस देता है, ठीक है, तो उसका ही कुछ परसेंटेज जो है ना, परसेंटेज ऑफ प्रीमियम इनकम ऑफ द इंश्योरर, इंश्योरर का जो है, ठीक है, देता कौन है, इंश्योर्ड देता है, किसको देता है, इंश्योरर को देता है, टू फाइनेंस, जो फाइनेंस स्कीम्स वगैरह हो गए ना, जो प्रमोट करते हैं, रेगुलेट करते हैं प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, उसके लिए, मतलब उसको स्पेसिफाई करता है, ठीक है, मतलब निरीक्षण करता है, देख रेख करता है, कंट्रोल करता है, उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा जितना भी मान लेते हैं कि अगर कुछ उसमें कह सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट का ज़रूरत है, अगर कुछ रिस्क फैक्टर्स वगैरह हो रहा है तो उसे कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसे निजात पाना है, सब कुछ मजे में देखता है, ठीक है, सही जगह फंड का इन्वेस्टमेंट हुआ है कि नहीं, उसको फंड वहाँ से विड्रॉ करके कहीं और हमें ट्रांसफ़र मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं, इन सब चीज़ों पर वो देख रेख करता है, ठीक है। स्पेसिफाइंग द परसेंटेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस and general insurance business to undertaken by the insurer in the rural or sector area, सोशल सेक्टर, जो भी सोशल सेक्टर हो गया या जो रूरल सेक्टर हो गया ना, उसमें इंश्योरर के द्वारा जो भी जनरल इंश्योरेंस और इंश्योरेंस बिजनेस जो है जो चल रहा है, ठीक है ना, उसको स्पेसिफाई करता है, ठीक है, कि हाँ कितना उसका परसेंटेज वगैरह है जो सोशल सेक्टर एंड रूरल सेक्टर में भी काम कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं इंश्योरेंस फ्रॉड्स। Insurance fraud is an illegal act of the part of either the buyer or seller of an insurance contract। देखिए, जो भी अगर मान लेते हैं कि कोई गोरख धंधा या धांधली, दगाबाजी या फ्रॉड, ठीक है ना, या धोखेबाजी अगर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, या मतलब कि बायर या सेलर, इधर मतलब बायर बोले मतलब जो इंश्योर्ड रहता है, सेलर बोले मतलब जो इंश्योर्ड रहता है, इंश्योर करता है, ठीक है ना, मतलब इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन प्लान, इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करता है, बेचता है, ठीक है ना, उसके तरफ से अगर किसी भी तरीके का इलीगल एक्ट जो थोड़ा सा गलत हो, है ना, कानून के विरुद्ध हो, कानून के खिलाफ हो, ठीक है ना, अगेंस्ट लॉ हो, तो उसके बारे में ही इंश्योरेंस फ्रॉड वही है, ठीक है। अच्छा, इट कुड बी आइदर अ हार्ड फ्रॉड और सॉफ्ट फ्रॉड, ये दो तरीके का हो सकता है, या तो हार्ड या तो सॉफ्ट, ठीक है। हार्ड फ्रॉड क्या होता है, हार्ड फ्रॉड ऑकर्स व्हेन समवन डेलिबरेटली प्लान्स और इन्वेस्ट अ लॉस सच एज अ थेफ्ट ऑफ अ मोटर व्हीकल और सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी कवर्ड बाय एन इंश्योरेंस पॉलिसी। देखिए सिंपल सा बात क्या है ना, हार्ड फ्रॉड क्या हो जाता है कि मान लेते हैं कि अगर कोई बायर है या इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर है, ठीक है, उसको अगर पता है कि उसके पास पॉलिसी है और पॉलिसी का अच्छा खासा उसको सम एश्योर्ड जो है वो मिल जाएगा, है ना, उस कंडीशन में अगर मान लेते हैं कि वो पॉलिसी के रकम को हड़पने के लिए, यह कह सकते हैं कि लालच में, कि हाँ अगर हम आग लगा देंगे, अगर मेरा कोई हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, कोई हाउस है, अगर उसका मैंने जो है लोन ले रखा है, सॉरी पॉलिसी करवा रखा है उसके लिए, ठीक है ना, तो अगर हम उसमें आग लगा देंगे, उसको डैमेज कर देंगे, या कार वगैरह का है मेरे पास, उसको चोरी करवा देंगे, किसी भी तरीके से डैमेज कर देंगे, और या तो चोरी ही करवाना एक्चुअली इसमें सबसे मेजर जो है रीज़न माना जाता है हार्ड फ्रॉड में, ठीक है ना, तो अगर मान लेते हैं चोरी करवा दिए, चोरी करवाने के बाद हमको पता है कि हाँ हमको इसका जो वैल्यू है वो इतना मिल जाएगा, ठीक है ना, जो मेरा वैल्यू है वो मेरा इतना मिल जाएगा, ठीक है, उस कंडीशन में वो क्या करता है कि वो जान के चोरी करवा देता है, और चोरी करवाने के बाद मतलब कि जान के उसको मतलब इधर उधर कर दिया कुछ, ठीक है ना, और उसके बाद क्या करता है कि उसके एवज में, उसके अगेंस्ट जो उसका पॉलिसी था उससे वो क्लेम करके रकम वगैरह निकाल लेता है, ठीक है, तो ये एक तरीके का धांधली हो गया, दगाबाजी हो गया, धोखाधड़ी हो गया, ठीक है ना, फ्रॉड है ये, ठीक है, तो इसी को हार्ड फ्रॉड माना गया है। और सॉफ्ट फ्रॉड क्या होता है आपका, आर मोर कॉमन, ये जो सॉफ्ट फ्रॉड है ना ये काफ़ी कॉमन है, इसमें क्या होता है, एंड इंक्लूड एग्जेजरेशन, बढ़ा चढ़ा के, ऑफ लेजिटिमेट क्लेम्स बाय पॉलिसी होल्डर्स, जो भी मतलब बढ़ा चढ़ा के कुछ क्लेम्स वगैरह करते हैं ना पॉलिसी होल्डर्स,
उसे ही शॉर्ट फ्रॉड कहा जाता है, ठीक है, शॉर्ट फ्रॉड कहा जाता है। दे आर ऑल्सो रेफर टू एज अपॉर्चुनिस्टिक फ्रॉड्स। अपॉर्चुनिटी जो होता है ना, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए जो थोड़ा सा और चीज़ों को मतलब कह सकते हैं कि बढ़ा चढ़ा के दिखा दें, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि उनका बाइक है, बाइक का या कार का इंश्योरेंस हो रखा है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि उसमें थोड़ा सा धक्का लग गया तो थोड़ा सा डैमेज हुआ, अब ज़बरदस्ती ज़्यादा पैसा निकालने के चक्कर में या ज़्यादा फायदा करवाने के चक्कर में वो उसको और ज़्यादा वो ज़बरदस्ती ठोक देगा बोलने का मतलब उसको डैमेज कर देगा, ठीक है। उस कंडीशन में ये कहीं ना कहीं एक तरीके का मतलब जो है कॉमन ही है। तो कॉमन मतलब है ना, ये सब नहीं होता है कि हाँ अगर मान लेते हैं किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, काम करो ना यार, क्यों इसको लिए हम बनवाएंगे, एक काम करते हैं इंश्योरेंस क्लेम कर देते हैं, इसमें 2 बार मतलब और हथौड़ी मार दो, थोड़ा सा और डैमेज हो जाएगा, टंकी वगैरह को फाड़ दो या टंकी को और डैमेज कर दो, ठीक है, ऐसा होता है ना जनरली बाइक के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो। या बोनट वगैरह मतलब तोड़ दो, ये कर दो, बहुत कुछ होता है ना। जो मिरर ग्लासेस वगैरह हो गए उसे ब्रेक कर दो, बहुत तरीके का मतलब ये सब जो कुछ कॉमन्स हो गया ना कि हाँ अगर मान लेते हैं कि हमको पता है कि हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा है, उसके बिहाफ में अगर हमको अगर मान लेते हैं कुछ डैमेज वगैरह हो गया तो उसके लिए चलो ठीक है काम करते हैं, हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसको धोखा दे देते हैं, है ना, चूना लगाने की कोशिश, फ्रॉड मतलब चूना लगाना, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस फ्रॉड्स, प्रीमियम डाइवर्जन है ना, इट इज द एम्बेजलमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स, मतलब कि फायदा उठाना गलत तरीके से, ठीक है ना, प्रीमियम को डाइवर्ट कर देना। It involves an insurance agent fails to send premiums to the underwriter and instead keeps the money for personal use and selling insurance without a license, collecting premiums and not paying claims। देखिए सिंपल सा बात क्या है ना कि मान लेते हैं कि अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट है, ठीक है ना, अगर वो प्रीमियम को जहाँ भी प्रीमियम को पे करना होता है, मान लेते हैं कि अगर हमको प्रीमियम देना है, मेरे पास कोई इंश्योरेंस एजेंट आया, ठीक है, हम उसको प्रीमियम दे दिए, प्रीमियम का मतलब हम उसको पेमेंट दे दिए, ठीक है ना, जो भी मेरा पॉलिसी है उसके लिए जो भी मेरा टर्म है, मतलब कि एनुअल हो गया, मंथली हो गया, सेमी एनुअली हो गया, या कह सकते हैं कि 3 मंथ वाला जो होता है ना वो क्वार्टरली हो गया, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम उसको मतलब पे कर दिए, ठीक है। अब वो क्या किया कि वो पैसा को अपने पास रख लिया, वो इंश्योरेंस कंपनी को नहीं पहुंचाया, ठीक है। या मान लेते हैं कि क्लेम सेटलमेंट के लिए इंश्योरेंस कंपनी ने जो इंश्योरर है उसने पैसा दे दिया था, ठीक है। अब वो जो पैसा है वो मेरे पास नहीं पहुंचा, वो खुद मतलब वो हड़प गया, ठीक है ना, मतलब कि वो उसको खा गया, अपने जेब में डाल लिया, उसका मतलब गलत इस्तेमाल कर लिया, समथिंग इस तरीके से जो होता है ना, उसी को कहा गया है कि प्रीमियम डाइवर्जन, प्रीमियम को डाइवर्ट कर देना, ठीक है। जहां जाना था वहां नहीं गया, वो डाइवर्ट हो गया, हमको जाना है सीधा नहीं लेकिन हम राइट चले गए, ठीक है, डाइवर्ट कर देना, डाइवर्जन मतलब जिसका काम था जिस चीज़ के लिए वो चीज़ नहीं हुआ, उसके बदले वो कुछ और हो गया, बस ऐसा। वैसे ये काफ़ी कॉमन है डाइवर्ट कर देना, है ना, कि जिस काम के लिए पैसा दिए उस काम को करने के अलावा वो क्या कर दिया, कुछ और कर दिया, ठीक है, कौन, एजेंट। फी चर्निंग क्या होता है, वेन इंटरमीडियरीज टेक कमीशन फ्रॉम सेवरल डिफरेंट कंपनीज ड्यूरिंग अ री इंश्योरेंस एग्रीमेंट। जब भी री इंश्योरेंस होता है ना, उस टाइम पे जो भी इंटरमीडियरीज हो गया अगर वो कमीशन लेता है, कमीशन बोलने का मतलब कह सकते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा पैसा, है ना, कि हाँ हम ये काम करवा देंगे, हमको इतना आप दे दीजिएगा, है ना, आपका ये काम हम इजीली करवा देंगे, दे दीजिएगा, मतलब दलाली, अगर नॉर्मल वर्ड में अगर बोला जाए ना, बिल्कुल लेमन टर्म में, दलाली, है ना, दलाली, कमीशन का मतलब क्या होता है, दलाली होता है, ठीक है ना। तो अगर ये दलाली ले लेता है, ठीक है ना, कि अलग अलग सेवरल डिफरेंट कंपनीज से कि हाँ ठीक है आपका जो री इंश्योरेंस का एग्रीमेंट है वो हम सब काम करवा देंगे, आप हमको दे दीजिए, तो उस केस में क्या होता है ना कि फी चर्निंग ऑकर्स होता है, बोलने का तो इसे ही फी चर्निंग कहा जाता है, फी चर्निंग, ठीक है। इफ द फंड्स टू पे क्लेम्स आर रिस्ट्रिक्टेड, जब भी मान लेते हैं कि रिस्ट्रिक्शन होता है क्लेम्स का, जो पेमेंट होता है ना उस पर, उसका जो फंड्स होता है उस पर, पैसा पे, ठीक है ना, द फ्रॉड कैन बी आइडेंटिफाइड। इस कंडीशन में क्या होता है कि फ्रॉड जो है वो आइडेंटिफाई होता है, ठीक है ना, इसका पता लग जाता है। एसेट डाइवर्जन क्या होता है, इट टिपिकली ऑकर्स व्हेन वन इंश्योरेंस कंपनी एक्वायर्स और मर्ज with another and often involves using the acquired company assets to the settled debts। मान लेते हैं कि अगर किसी कंपनी के साथ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना मर्जर कर लिया, ठीक है ना, या उसका इंश्योरेंस कंपनी को एक्वायर कर लिया, और उसको एक्वायर कर, देखिए ए है और एक बी है, ए ने बी को एक्वायर कर लिया, और बी का मान लेते हैं कि जो भी कुछ प्रॉपर्टी वगैरह है उसका कुछ एसेट्स वगैरह है, ठीक है ना, एसेट संपत्ति, उसको क्या करता है कि उसको सेल कर देता है सेटल करने के लिए अपने क्या बोलते हैं उसे, कर्ज को, डेट को, ठीक है ना, कर्ज को, ठीक है ना, जो भी उसका बोझ है, बर्डन है उस पर, फाइनेंशियल बर्डन जो हो गया उसे ही हम लोग डेट वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो उसको मतलब सेटल डाउन करने के लिए एसेट को अगर सेल कर दिया, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या कहा जाता है,
उसे ही क्या कहा जाता है, एसेट डाइवर्जन, एसेट डाइवर्जन, ठीक है, एसेट डाइवर्जन, ठीक है ना, कि एसेट को डाइवर्ट कर दिया, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए हम लोग उतना ही कर रहे हैं डिस्कस जितना आपका एग्जाम में मतलब हेल्पफुल होगा, ठीक है ना, बिकॉज बहुत ज़्यादा कुछ फिर करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। देखिए इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के बारे में देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, मतलब केंद्र सरकार, भारत सरकार, फ्रेम्ड, इसने फ्रेम किया था इंश्योरेंस ओम्बड्समैन रूल्स कब, 2017 में, 2017 में, ठीक है, अंडर सेक्शन 24। जो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन रूल्स जिसे किसने फ्रेम किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्रेम किया था। अंडर किस सेक्शन के, मतलब किस सेक्शन के तहत, अंडर विच सेक्शन, तो सेक्शन 24, सेक्शन 24। सवाल आपका इस तरीके से हो सकता है कि आ जाए कि जो सेक्शन 24 है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या फ्रेम किया था, या विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन जो गिवन है ना इसमें से मतलब फ्रेम किया था। तो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन रूल्स 2017 फ्रेम हुआ था, ठीक है। किसके अंडर में हुआ था, सेक्शन 24 के अंडर में हुआ था। सेक्शन 24 जो है वो किसका पार्ट है, तो सेक्शन 24 जो है ना वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 का पार्ट है, ठीक है। इट वॉज क्रिएटेड फॉर इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर्स। एक इंडिविजुअल जो पॉलिसी होल्डर हो गया ना, मान लेते हैं कोई पॉलिसी होल्डर ए है, कोई बी है, कोई राहुल है, कोई अनिकेत है, कोई रोशन है, कोई मोहित है, ठीक है ना, कोई पीयूष है, इस तरीके से मान लेते हैं कि ये सब जो लोग हैं ये लोग एक इंडिविजुअल हो गया। पीयूष एक इंडिविजुअल है, उसका एक अपना अलग पॉलिसी उसने लिया था, मोहित ने अलग लिया था, राहुल ने अलग लिया था, ठीक है। पॉलिसी होल्डर्स टू हैव देयर कंप्लेंट्स, मान लेते हैं कि इनका किसी भी तरीके का कुछ कंप्लेंट रहता है ना, कोई मसला वगैरह हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, अगर क्लेम के सेटलमेंट में प्रीमियम वगैरह का मान लेते हैं कि इसने दिया बट वो सही हाथों में पहुंचा नहीं, है ना, अगर मान लेते हैं किसी भी तरह की कोई त्रुटि हो, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कोई इशू आ जाए, ठीक है ना, क्लेम सेटलमेंट्स आउट ऑफ द कोर्ट्स। अच्छा, कोर्ट के सिस्टम के मतलब कि बाहर, कोर्ट के सिस्टम के बाहर, मतलब कि इसके लिए हम लोगों का है ना लीगली नहीं जाना पड़ेगा, कोई केस वगैरह फाइल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। उस कंडीशन में भी जो सेटलमेंट हो जाता है वो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन करवाता है, ठीक है। इन कॉस्ट इफेक्टिव बोलने का मतलब ये कम खर्चीला होता है ना, इसमें आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। वरना आपको पता है कि जो केस वगैरह होता है ना, जो लॉ फाइल वगैरह जो सूट होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है ना कि आप लोगों को मतलब एक्स्ट्रा पैसा वगैरह कितना लग जाता है वकील वगैरह का, एडवोकेट्स वगैरह का, मतलब तारीख वगैरह में, डेट्स वगैरह जो होता है उसमें ताम झाम बहुत एक्चुअली होता है ना, ठीक है। तो कम खर्च में, कॉस्ट इफेक्टिव वे में ये जो है सेटल हो जाता है, और वो भी आउट ऑफ द कोर्ट, ठीक है ना। इफिशियंट एंड इम्पार्शियल वे, अच्छा इफिशियंसी के साथ हो जाता है, मतलब सही तरीके से, और इम्पार्शियल, इम्पार्शियल बोलने का मतलब जो भी इंश्योर्ड हो गया, जैसे कि मान लेते हैं जो भी इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर हो गया उसका भी इसमें कुछ पक्ष नहीं लेगा। कौन नहीं लेगा, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। और जो इंश्योरर हो गया, जो इंश्योरेंस कंपनी हो गया, उसके लिए भी मतलब ये बायस्ड नहीं होगा, ठीक है ना, उसका भी पक्ष नहीं लेगा, ठीक है, ये बिल्कुल निष्पक्ष रहेगा कि हम तुम्हारा भी सुनेंगे, तुम्हारा भी सुनेंगे, है ना, पॉलिसी होल्डर का भी सुनेंगे, पॉलिसी प्रोवाइडर का भी सुनेंगे, या पॉलिसी जो सेलर है उसका भी सुनेंगे, या इंश्योरेंस कंपनी का भी सुनेंगे। क्या सुनेंगे, जो भी तुम्हारा दुख रहा है तुम हमको बताओ, हम सुनेंगे, उसके अकॉर्डिंग सेटल करेंगे, ठीक है। अच्छा, टर्म क्या है, एन इंश्योरेंस ओम्बड्समैन इज मतलब कि इसे कितने टर्म के लिए होता है, एन इंश्योरेंस ओम्बड्समैन इज अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर्स, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 3 ईयर्स के लिए इसका जो अपॉइंटमेंट होता है, किसका, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का, ठीक है। और टिल द इनकम्बेंट अटेन्स द 65 ईयर्स, या अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, अगर उसका 65 ईयर्स अगर कंप्लीट हो जाता है, जो अपॉइंटेड है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के रूप में, पोस्ट पे, ठीक है ना, पद पे, औहदे पे, अगर उसका 65 कंप्लीट हो गया तो इसका रिटायरमेंट हो जाएगा, ठीक है, तो इसका रिटायरमेंट हो जाएगा, या 3 वर्ष के लिए मतलब इसका रहता है, ठीक है। विचेवर इज अर्लियर, मतलब जो भी पहले हो जाए, या 3 साल का आपका सर्विस पूरा हो जाए, मान लेते हैं कि अगर 62 इसका है, ठीक है ना, 3 साल इसका मतलब अभी और आगे है, और ये ज्वाइन कब किया था, तो ये मान लेते हैं कि 59 में अपॉइंट हुआ था, तो 59 से 60, 60 से 61, 61 से 62, 3 साल हो गया, तो 62 में छोड़ देगा, एग्जाम्पल के तौर पे बस हम बता रहे हैं, ठीक है ना। या अगर 65 हो जाएगा तो 65 ऐसे भी आपको 65 में आपको जो है वो कार्य छोड़ देना है, बोलने का मतलब इसका जो अवधि है वो खत्म हो जाएगा। क्या अवधि बोलने का मतलब टर्म, समय, है ना, समयावधि, समयावधि। फंक्शन क्या होता है, ओम्बड्समैन फंक्शन करता है, सेट करता है ज्योग्राफिकल जुरिस्डिक्शन एंड कैन एंटरटेन डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू, किस चीज से रिलेटेड, डिले इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, जो भी सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स वगैरह मैंने बताया, ठीक है ना, या पार्शियल टोटल रिपुटेशन ऑफ क्लेम्स बाय एन इंश्योरर, ठीक है ना। पार्शियल या तो टोटल मतलब वो सही तरीके से नहीं दे रहा है, या तो पार्शियल दे रहा है क्लेम करने पे,
डिस्प्यूट ओवर प्रीमियम पेड, अगर मान लेते हैं कुछ प्रीमियम पेड वगैरह हुआ, ठीक है ना, तो उसके ऊपर कुछ मतभेद हो गया, कुछ डिस्प्यूट हो गया, कुछ कह सकते हैं कोई मतलब झगड़ा हो गया है ना, पंगा हो गया। और पेएबल इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसी, ये पेएबल इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसी बोलने का मतलब पॉलिसी के अगेंस्ट में जो पेएबल होता है, तो मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे वो प्रीमियम ही है, ठीक है। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस एट एनी टाइम इन द पॉलिसी डॉक्यूमेंट और पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट, जो भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट या पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसमें किसी भी तरीके का टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में मिस रिप्रेजेंट करना, मतलब सही तरीके से जानकारी नहीं करना, एनी टाइम मतलब कभी भी जब ऐसा होगा तो, ठीक है। डिस्प्यूट ऑन द लीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ द पॉलिसीज एज सच एज डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू क्लेम्स, जो भी मतलब लीगल कंस्ट्रक्शन हो गया ना पॉलिसी से रिलेटेड, जैसे कि आपका जो क्लेम से रिलेटेड डिस्प्यूट्स है, ठीक है, वो एक्चुअली यहीं पे आ चुका है, यही एक्चुअली उसके अंडर में है, उसका ही पार्ट है ना ये। अच्छा, पॉलिसी सर्विसिंग रिलेटेड ग्रीवेंसेस अगेंस्ट इंश्योरर्स एंड देयर एजेंट्स एंड इंटरमीडियरीज, है ना, पॉलिसी से रिलेटेड जो भी मान लेते हैं कि ग्रीवेंसेस हो गया, ठीक है ना, कंप्लेंट वगैरह हो गया, उसको ये सेटल डाउन करता है। अगेंस्ट किसके खिलाफ, किसके विरुद्ध में, किसके अगेंस्ट में, तो इंश्योरेंस के, इंश्योरेंस बोलने का मतलब इंश्योरेंस कंपनी, और जो उसके एजेंट्स हो गए और जो इंटरमीडियरीज हो गए, ठीक है। इशुएंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी विच इज नॉट कॉन्फर्मिटी विद प्रपोजल फॉर्म सबमिटेड बाय द प्रपोजर। देखिए, अगर इशू किया जा रहा है वैसा इंश्योरेंस पॉलिसी, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी शामिल है, ठीक है ना, जो वो नहीं है जैसा मतलब प्रपोजल के टाइम पे प्रपोजर ने सबमिट किया था। प्रपोजर बोलने का मतलब जो इंश्योरेंस के लिए पेमेंट करता है, प्रीमियम भरता है, प्रीमियम का भुगतान करता है, ठीक है। प्रपोजल क्या होता है, प्रपोजल बोलने का मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने से पहले, ठीक है ना, एक तरीके का डील होता है, प्रपोजल दिया जाता है कि हाँ मुझे ये चाहिए, और इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है इंश्योरेंस कंपनी कि हाँ ठीक है, हम आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, ठीक है, कि आपको ये सब चीज़ जो है प्रोटेक्शन वगैरह वो मतलब हम दे देंगे, ठीक है। मतलब सिंपल सा बात कर सकते हैं ना कि डॉक्यूमेंट फिलिंग, एप्लीकेशन को ग्रांट करना, एक्चुअली इसे कर देंगे, एप्लीकेशन में जो भी आप अपना जानकारी, ब्यौरा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे उसके बिहाफ में, उसके बेसिस पे, ठीक है ना। नन इश्यू ऑफ एनी इंश्योरेंस पॉलिसी टू कस्टमर्स आफ्टर रिसीप्ट ऑफ प्रीमियम इन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस इंक्लूडिंग हेल्थ इंश्योरेंस। अगर मान लेते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए कस्टमर ने या जो इंश्योर्ड हो गया उसने क्या किया है कि प्रीमियम को पे कर दिया है, ठीक है, लेकिन प्रीमियम का भुगतान करने के बावजूद, प्रीमियम के लिए पेमेंट करने के बावजूद जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपका जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो गया जिसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी शामिल है ना, इंक्लूडिंग हेल्थ इंश्योरेंस, और जो आपका लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है, ठीक है ना, अगर वो इशू नहीं करता है पॉलिसी को, इंश्योरेंस पॉलिसी को, ठीक है, एनी अदर मैटर, और भी मतलब इस तरीके से कुछ मैटर जो हो गए ना, जो प्रोविजंस जो है, प्रावधान जो है इंश्योरेंस एक्ट 1938 के तहत उनको वायलेट करता है, ठीक है, उनको वायलेट करता है। कैंसिलेशन एंड अवार्ड मेकिंग देख लेते हैं इसके बारे में। इसमें क्या है कि आपका एनी एग्रीव्ड इंडिविजुअल who has taken an insurance policy on personal lines of insurance, group insurance policies issued to sole proprietorship and micro enterprises can approach ombudsman। इसमें क्या है ना कि मान लेते हैं कि अगर किसी भी कस्टमर को तकलीफ होता है ना, परेशानी आता है, तो वो क्या कर सकता है कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी उसने लिया है, मतलब कि इंश्योरेंस पॉलिसी हो या मतलब पर्सनल लाइन पे हो, मतलब पर्सनल इंश्योरेंस पॉलिसी हो, ठीक है ना, या उसके अलावा जो आपका ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी हो, या पॉलिसी जो आपके सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए इशू किया जाता है, या माइक्रो इंटरप्राइजेज जो हो गया ना उसके लिए इशू किया जाता है, तो वो अप्रोच कर सकता है, वो जा सकता है किसके पास, ओम्बड्समैन के पास, ठीक है, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास। कंप्लेंट्स कैन बी लॉग्ड, जो कंप्लेंट्स है ना वो लॉग हो सकता है, ठीक है, अगेंस्ट एनी इंश्योरर बोथ इन पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर इन बोथ लाइफ और नॉन लाइफ सेक्टर्स। बोले मतलब कंप्लेंट जो है दर्ज किया जा सकता है, दायर किया जा सकता है किसके खिलाफ, किसके विरुद्ध में, तो जो भी इंश्योरर हो गया, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का हो, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी हो, या प्राइवेट सेक्टर का इंश्योरेंस कंपनी हो। अब बोथ दोनों में कौन कौन, एक हो गया आपका लाइफ इंश्योरेंस वाला, एक हो गया आपका नॉन लाइफ सेक्टर वाला। नॉन लाइफ में आपका क्या हो जाएगा, जो आपका जनरल इंश्योरेंस सेक्टर है, ठीक है। दी कंप्लेंट्स मस्ट बी लॉग्ड विद इन 1 ईयर। जब भी आपको परेशानी होता है उसके 1 ईयर के तहत जो है आपको कंप्लेंट जो है 1 ईयर के तहत आपको, या 1 ईयर के समय में, है ना, उस पीरियड में, उस दौरान, उस ड्यूरेशन में आपको जो है वो कंप्लेंट दायर करना होगा, लॉग करना होगा, ठीक है। द मैक्सिमम लिमिट
फॉर द अमाउंट अंडर डिस्प्यूट फॉर विच द ओम्बड्समैन कैन एंटरटेन अ कंप्लेंट इज अप टू 30 लाख। 30 लाख तक का, जो 30 लाख तक का है ना, उतना वो हाईएस्ट लिमिट है, मतलब मैक्सिमम लिमिट है। ये जो है ना, ये मैक्स लिमिट है किस चीज़ के लिए, कि इतना तक का ही जो ओम्बड्समैन है वो एंटरटेन करेगा, मतलब इतना तक का ही जो भी कंप्लेंट वगैरह है उसको सेटल करेगा, उसको देखेगा, है ना, इतना तक का ही जो है वो केस को हैंडल करेगा। ठीक है, कितना तक का, 30 लाख तक का, 30 लाख तक का। The ombudsman shall pass an award within a period of 3 months from the receipt of the complaint। बोले का मतलब क्या है ना, कि 3 महीने तक जो पीरियड है ना, 3 महीने का जो समय है, उस टाइम तक जो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन है वो अवार्ड को पास कर सकता है, मतलब कि इसके ऊपर वो कुछ कह सकते हैं कि कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेंट, जो कंप्लेंट है, ठीक है, कंप्लेंट है, या कह सकते हैं कि अवार्ड प्रोवाइड करने का मतलब, हाँ, कंप्लेंट वगैरह जो भी हुआ है ना, उसके लिए कोई भी एक पॉसिबल आउटकम निकालना। ठीक है, if the policy holder is not satisfied with the award of the ombudsman, he can approach customer forums and courts of law for redressal of his her grievances। देखिए, अगर मान लेते हैं कि इंश्योरेंस ओम्बड्समैन ने जो भी अवार्ड दिया, कोई भी अवार्ड हो, कुछ भी, ठीक है ना, अगर उसे संतुष्ट नहीं होता, सेटिस्फाइड नहीं होता है पॉलिसी होल्डर, है ना, जिसको कंप्लेन, मतलब जिसको शिकायत था, जिसने शिकायत दर्ज किया था, है ना, जिसने कंप्लेन किया था, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, जिसने कंप्लेन किया था, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, कि वो जा सकता है किसके पास, ही सी कैन अप्रोच, मतलब वह जा सकता है या जा सकती है किसके पास, जो कंज्यूमर फोरम हो गया, है ना, जो कंज्यूमर फोरम हो गया उसके पास, या कोर्ट ऑफ लॉ, बोले मतलब कोर्ट के पास। ठीक है ना, अब चाहे वो सिविल कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाए, या सुप्रीम कोर्ट में जाए। ठीक है, रिड्रेसर के लिए, मतलब अपने जो भी उसका तकलीफ है उसके लिए, ठीक है, उसके बिहाफ में। करंटली अगर अभी देखा जाए तो वर्तमान में 17 इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का जो ऑफिस है ना, वो मतलब इस्टेब्लिश किया गया है इंडिया में। टोटल अभी इंडिया में कितने इंश्योरेंस ओम्बड्समैन ऑफिसेस हैं, तो टोटल 17 है, 17। ठीक है, याद रखना ये नंबर 17। ठीक है, 2021 में क्या हुआ था ना, कि दी गवर्नमेंट अमेंड बोलने का मतलब उसमें कुछ बदलाव करना, है ना, कुछ चेंजेस करना, अमेंडेड इंश्योरेंस ओम्बड्समैन रूल्स। इसमें कुछ जो इंश्योरेंस का ओम्बड्समैन रूल्स है ना, इसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है ना, थोड़ा सा कुछ परिवर्तन हुआ था, हल्का सा। ब्रिंगिंग इंश्योरेंस ब्रोकर्स विद इन देयर एम्बिट, जो इंश्योरेंस ब्रोकर्स हो गए ना, वो भी मतलब इसके एम्बिट में, मतलब कि कह सकते हैं कि इसके घेरे में आ चुके हैं। ठीक है, इसके लिमिटेशंस में आ चुके हैं। एंड ऑल्सो अलाउड पॉलिसी होल्डर्स टू फाइल ऑनलाइन कंप्लेंट्स। और 2021 में ही क्या हुआ था कि जो भी पॉलिसी होल्डर हो गए, जिनको किसी भी तरह का शिकायत हो, ये क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन भी जो केस है वो दायर कर सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं, केस दर्ज कर सकते हैं, कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, यही था इसका। आगे देखते हैं, हम लोग देख लेते हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। ठीक है ना, वो भी पब्लिक सेक्टर का, जो पब्लिक सेक्टर का है। ठीक है, द इंटायर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया वाज नेशनलाइज्ड बाय द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट, जिसे गिबना कहा जाता है। कब का है ये पारित, कब ये मतलब इम्प्लीमेंट हुआ था, 1972 में, 1972 में। ठीक है, गिबना कब आया था, गिबना जो एक्ट है वो कब आया था, तो 1972 में। गिबना का फुल फॉर्म क्या है, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीयकृत कर देना या राष्ट्रीयकरण कर देना। ठीक है, कोई भी अगर मान लेते हैं कि कोई था ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो प्राइवेट था तो उसका राष्ट्रीयकरण कर देना। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा है आपका देख लेते हैं। जो आपका GIC है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है कब फॉर्म हुआ था, तो ये हुआ था जो परसुएशन ऑफ सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 गिबना का जो है ना, उसके तहत हुआ था। ठीक है, इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन, अच्छा कब मतलब ये स्थापित हुआ था, इनकॉर्पोरेटेड कब हो गया था, तो 22 नवंबर 1972, 22 नवंबर 1972, 22nd ऑफ नवंबर 1972, अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। जो कंपनीज एक्ट है ना, इंडियन कंपनीज एक्ट, ये जो कंपनीज एक्ट है 1956 वाला, 1956 वाला, उसके तहत, उसके अंडर में 22 नवंबर 1972 को जो गिबना है वो इनकॉर्पोरेट हो गया था। ठीक है, गिबना का फुल फॉर्म जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट। ठीक है, 1972 में पारित हुआ था। एज ए प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी के तौर पे, है ना, एक प्राइवेट कंपनी के तौर पे, लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब कि इसमें जो है शेयर्स जो है वो लिमिटेड किया गया था। ठीक है, इट वाज फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ सुपरिंटेंडिंग, कंट्रोलिंग एंड कैरिंग ऑफ द बिजनेस ऑफ जनरल इंश्योरेंस। देखिए, जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस को कैरी करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए, है ना, ये इसका फॉर्मेशन हुआ था, इसका निर्माण हुआ था। किसका, जो हमारा जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसका। ठीक है,
107 जो टोटल 107 होगा ना, 107 इंश्योरेंस मतलब कि इंश्योरेंस कंपनीज को अमलगमेट करके, मिला के, है ना, एक दूसरे में मर्ज करके, मिला के एक ग्रुप्ड इनटू फोर कंपनीज, दैट इज बीज मतलब दैट इज, ठीक है ना, जो कि नेशनल, देखिए 107 इंश्योरेंस कंपनी को अमलगमेट करके और 4 कंपनीज के ग्रुप में, मतलब ये बना था, क्या बना था इसका, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी हो गया, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड द यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जीआईसी इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपनी। जो जीआईसी है इसका निर्माण हो गया एक कंपनी के तौर पे, ठीक है। 107 इंश्योरेंस कंपनीज को अमलगमेट करके और जो 4 कंपनीज हो गया ना उसको ग्रुप करके, ठीक है। कौन कौन से कंपनीज हैं वो, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है ना। इन चारों कंपनी को ग्रुप करके, इंश्योरेंस कंपनी को ग्रुप करके मतलब मिला के, और 107 इंश्योरेंस को मर्ज करके, बोले मतलब अमलगमेट करके, मिला के, ठीक है ना। 2000 में क्या हुआ था, इन 2000 इरडा, जो इरडा है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो एक्ट है 1999 का, 1999 वाला, ठीक है, इसने इंट्रोड्यूस किया था एक अमेंडमेंट गिवना को लेकर, है ना, एंड द इंश्योरेंस एक्ट 1938 को लेकर, ठीक है। जो जीआईसी है ये रीनोटिफाइड ये हो गया था इंडियन री इंश्योरर के तौर पे। इंडिया का जो पहला पब्लिक सेक्टर री इंश्योरर कंपनी है ना, वो कौन सा है, वो जीआईसी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इसका अभी जो नाम है ना, देखिए ये है जीआईसी आरई बोलने का मतलब हम लोग इसे री इंश्योरर कहते हैं, री इंश्योरर, ठीक है, री इंश्योरर थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस, ये एक्चुअली छोड़ दीजिए, ठीक है ना। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बोलने का मतलब इडा जो है ना, इडा के लिए जो काम करने वाले होंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो काम करने वाले होंगे उनके लिए बात किया जा रहा है, ठीक है। इट्स सुपरवाइजरी रोल ओवर दी 4 सब्सिडीज वाज एंडेड। देखिए ये एक्चुअली है ना डिलिंक्ड हो गया था। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर जो री इंश्योरेंस कंपनी जब बन गया ना 2000 में, कौन बन गया, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है ना। तो उस समय क्या हुआ था कि जो भी 4 ग्रुप किए गए थे कंपनीज थे ना, वो कौन से थे, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। इनसे ये अलग हो गया था, रोल ओवर दी 4 सब्सिडीज वाज एंडेड, ठीक है। पहले ये सुपरवाइज करता था क्योंकि इस सब मिला के बना था ना ये, ठीक है। सब्सिडरी कंपनी देख लेते हैं, जीआईसी री साउथ अफ्रीका लिमिटेड, जीआईसी री इंडियाज मेडन 100% ओन सब्सिडरी। देखिए जो जीआईसी री इंश्योरेंस या री इंश्योरर जो है ना, साउथ अफ्रीका लिमिटेड जो है, ये जीआईसी री इंश्योरर इंडिया का एक मेडन इकलौता 100% ओन सब्सिडरी वाला एक कंपनी है, ठीक है ना। ये कंपनी है इसका, ये सब्सिडरी मतलब सब्सिडरी कंपनी है, सब कंपनी है, कह सकते हैं कि इसका सब ब्रांच है, ठीक है। जीआईसी री साउथ अफ्रीकाज ऑपरेशंस इन जोहान्सबर्ग में, ठीक है ना, स्टार्टेड, कब स्टार्ट हुआ था, अंडरराइटिंग बिजनेस फ्रॉम जनवरी 1 2015, 1 जनवरी 2015 को जो जीआईसी री साउथ अफ्रीका वाला है ना, उसका जो ऑपरेशंस है मतलब काम काज स्टार्ट हो गया था, ठीक है। विद अ मैंडेट टू राइट इनवर्ड री इंश्योरेंस एंड रेट्रोसेशन बिजनेस इमिनेटिंग फ्रॉम सब सहारन अफ्रीकाज, मतलब सब सहारन अफ्रीकाज को, मतलब ये बिजनेस को जो मतलब कह सकते हैं कि रेगुलेट करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड एट बॉम्बे ऑन 12 सितंबर 1947। 12 सितंबर 1947 को क्या हुआ था, इनकॉर्पोरेट हुआ था बॉम्बे में, ठीक है ना, नाउ मुंबई, अर्लियर बॉम्बे, ठीक है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। कंपनी वाज अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ द ओरिएंटल गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये अच्छा, ये क्या है ना, जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है ना, ये एक होली ओन सब्सिडरी है किसका, ओरिएंटल गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाइफ एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का, एंड वाज फॉर्म्ड टू कैरी आउट जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को ये कैरी करता है, ठीक है ना। इट स्पेशलाइजेस इन डिवाइजिंग स्पेशल कवर्स फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स लाइक पावर प्लांट्स वगैरह हो गया ना, पेट्रोकेमिकल हो गया, स्टील एंड केमिकल प्लांट्स वगैरह हो गया, इसके लिए लार्ज प्रोजेक्ट्स, इस तरीके के जो लार्ज प्रोजेक्ट्स हो गए ना, इसको ये कवर करता है, ठीक है ना। इसमें इसका स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, मतलब इन सब चीज़ों के लिए पॉलिसी प्रोवाइड करता है। द कंपनी हैज 31 रीजनल ऑफिसेज, जो रीजनल ऑफिसेज है ना इसका, वो कितना है, 31, ठीक है। इट हैज ओवरसीज ऑपरेशंस इन नेपाल, कुवैत एंड दुबई। नेपाल, कुवैत और दुबई में भी जो है
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका ऑपरेशंस मतलब होता है ओवरसीज, मतलब कि ओवरसीज बोले मतलब आउट ऑफ इंडिया भी, ठीक है ना, कहाँ, नेपाल, कुवैत एंड दुबई में। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी जो है लिमिटेड वाज कब इनकॉर्पोरेट हुआ था, तो हुआ था कंपनी एज अ कंपनी, मतलब ये बन गया था कब, 18 फरवरी 1938 को, 18 ऑफ फरवरी 1938 को क्या बन गया था, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है ना, लिमिटेड, फॉर्म्ड एज अ कंपनी या इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपनी। 12 इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज को मिला के, 12 इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज को मिला के, है ना, 4 कोऑपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटीज को मिला के एंड इंडियन ऑपरेशंस ऑफ 5 फॉरेन इंश्योरेंस को मिला के, बिसाइड्स जनरल इंश्योरेंस ऑपरेशंस ऑफ द साउथर्न रीजन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो साउथर्न रीजन का जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना, इन सबको मर्ज करके यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ में, ठीक है। वैसे इतना नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इतना फिर आपसे याद होगा भी नहीं। क्या याद रखना है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी जो है कब इनकॉर्पोरेट हुआ था कंपनी के रूप में, तो 18 फरवरी 1938 को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या याद रख सकते हैं ना, कि टोटल कितने इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज को मर्ज करके बना था, तो टोटल 12 इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज को। और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या याद रख सकते हैं कि कितने कोऑपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटीज़ को मर्ज करके बना था, तो 4। उसे ज़्यादा आप याद नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, छोड़ हटाइए। जो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है ना, ये कब फाउंड हुआ था, मतलब कब इसका कह सकते हैं कि गठन हुआ था, ठीक है ना, या स्थापना हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, सर दोराबजी के द्वारा, सर दोराबजी टाटा के द्वारा हुआ था। कब, 1919 में, 1919 में, ठीक है। फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस वाज ओपनड इन लंदन, जो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, इसका जो पहला देश से बाहर, मतलब कि हमारा जो देश है, कंट्री है, उससे बाहर, जो हिंदुस्तान है, भारत है, उससे बाहर, इंडिया से जो बाहर इसका पहला ओवरसीज ब्रांच था या ओवरसीज जो ऑफिस था, वो कहाँ था, लंदन में था, ठीक है। लंदन जो कि यूनाइटेड किंगडम में आता था, ठीक है ना। इन 1920, कब, 1920 में, 1919 में कंपनी स्टार्ट हुआ था। कौन सा कंपनी, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। किसके द्वारा ये फाउंड किया गया था, तो सर दोराबजी टाटा के द्वारा, ठीक है। इसका जो पहला ओवरसीज ऑफिस था वो कहाँ ओपन हुआ था, तो लंदन में, लंदन ऑफ यूनाइटेड किंगडम इन 1920, 1920 में। ये एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस था यंगन का, म्यांमार में, ठीक है ना। इट हैज अ, इसका एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी है यंगन, म्यांमार में, ठीक है। म्यांमार का जो यंगन हो गया ना, वहाँ। द कंपनी इज द को प्रोमोटर्स ऑफ एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया एंड GIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ये को प्रोमोटर है, मतलब मिल के प्रमोट करता है, ठीक है ना, एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया को, और जो GIC जनरल इंश्योरेंस कंपनी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो है ना, इसको, ठीक है। Also, the company co-promoted a common TPA, third party administrator in health insurance support services jointly। ये क्या करता है ना, कि जो TPA हो गया ना हेल्थ इंश्योरेंस का, एक कॉमन TPA को भी ये प्रमोट करता है, ठीक है, मतलब को प्रमोट करता है, मिलकर प्रमोट करता है। विथ अदर गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस, जो भी अदर गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस है ना, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट लिंक्ड या गवर्नमेंट ओन्ड जो इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह है, या पब्लिक सेक्टर जो इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह है, ठीक है ना, उसके साथ मिलकर हेल्थ इंडिया TPA इंश्योरेंस सर्विसेज लिमिटेड। ये इस कंपनी का नाम हो गया, गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस है, ठीक है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो NIC है, ये सबसे ओल्डेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है, ये सबसे ओल्डेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी बोलने का मतलब नन लाइफ वाला जो होता है ना इंश्योरेंस कंपनी, वही है नन लाइफ वाला, ठीक है ना, मतलब लाइफ के अलावा बाकी चीज़ों में ये डील करता है, बाकी चीज़ों के लिए पॉलिसी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 5 दिसंबर 1906, 1906, 5 दिसंबर 1906 को इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था, किसका, न्यू नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी टू इंटर स्ट्रेटेजिक अलायंसेज विद द कंट्रीज लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर मारुति एंड 2 व्हीलर मेजर हीरो मोटोकॉर्प एंड मेनी अदर्स। ये जो था ना, ये भारत का पहला इंश्योरेंस कंपनी था जिसने मतलब स्ट्रेटेजिक अलायंस किया था, मतलब गठबंधन किया था किसके साथ, जो कंट्री का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है ना, कौन, मारुति, ठीक है, मारुति, और जो 2 व्हीलर कंपनी था ना, हीरो, है ना, उसके साथ, हीरो मोटोकॉर्प के साथ, ठीक है, और भी कुछ अदर्स थे उनके साथ। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, लेकिन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, ठीक है, व्हीकल से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरर हो गए। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया,
इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था कब? 20 दिसंबर 2002 को। एंड इसने ऑपरेशंस कब से स्टार्ट कर दिया था? कॉमेंस मतलब स्टार्ट करना, ठीक है ना, स्टार्ट करना। कब से किया था? 1 अप्रैल 2003। 20 दिसंबर 2002 को 20 दिसंबर 2002 को जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया है इसका इनकॉर्पोरेशन हो गया था, ठीक है ना, मतलब बन गया था ये कंपनी कि हाँ चलो ये कंपनी बन गया है, ठीक है। और ऑपरेशंस कब से स्टार्ट किया कि हाँ चलो ठीक है हम सर्विस वगैरह प्रोवाइड करेंगे, चलो कामकाज स्टार्ट करते हैं, बंद तो गए हैं, कामकाज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2003 से। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कितना था इसका? तो 1500 करोड़ था, 1500 करोड़, 1500 करोड़ था ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। और जो पेड अप शेयर कैपिटल था वो था 200 करोड़, 200 करोड़ जो था वो पेड अप शेयर कैपिटल था। प्रोमोटर्स कौन कौन थे? प्रोमोटर्स बोले मतलब जो शेयर होल्ड करते थे इसका। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसका 35% का शेयर था। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जिसे नबार्ड कहा जाता है, नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका शेयर 30% का, ठीक है। और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आर हैविंग 8.75% ऑफ शेयर्स ईच। बोलने का मतलब जो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी है उसका भी 8.75 होगा। इसी तरीके से जो आपका कहाँ गया नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है उसका भी 8.75 होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हो गया उसका भी 8.75 एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का भी 8.75, ठीक है। शेयर्स ईच बोलने का मतलब ये है, मैंने इसको इसलिए बताया एक्स्ट्रा करके, मतलब एक्स्ट्रा में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है कि हाँ ये लिखा हुआ क्या है कि हाँ इतना % ऑफ ईच या इतना अमाउंट ऑफ ईच, ठीक है, इसके लिए मैंने बताया। आप लोगों को पता है कि एस्पिरेंट किस तरीके के कैसे कैसे होते हैं, ठीक है ना। देखिए जो पब्लिक इंश्योरेंस कंपनी या जो इंस्टीट्यूशंस है उसके CMDs एंड हेडक्वार्टर के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जो IRDAI है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके अभी जो मौजूदा समय में, ठीक है ना, वो देवाशीष पांडा जी हैं, हैदराबाद में है, ठीक है। जो LIC हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके MR कुमार हैं, ठीक है ना, MR कुमार, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। आपका जो एग्जाम में आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, आपको यही अभी करना है LIC EDU में, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GIC, इसके देवेश श्रीवास्तव है, देवेश श्रीवास्तव, मुंबई हेडक्वार्टर है इसका। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जो अभी वर्तमान में चेयरमैन या CMD हैं उनका नाम है सुनीता तुली नागपाल एंड रश्मि रमन सिंह। इंटरिम चार्ज इन्होंने लिया है, किसने? रश्मि रमन सिंह ने इंटरिम चार्ज लिया है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जो CMD हो गए या चेयरमैन हो गए वो नीरज कपूर जी हैं और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जो CMD हो गए या हेड हो गए उनका नाम है सुचिता गुप्ता, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी जो हो गए इसके सत्यजीत त्रिपाठी जी जो है हेड है, चेन्नई में हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर जो है चेन्नई में है। इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके देवेश श्रीवास्तव जी जो है प्रेसिडेंट हैं, ठीक है ना, मतलब हेड हैं, मुंबई में हेडक्वार्टर है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, इसके गिरिजा सुब्रमण्यन जो हो गए ये हेड हैं और न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। जो ECGC है आपका, ECGC ऑफ इंडिया है, ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इसके M सेंथिल नाथन जो हो गए हेड हो गए और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और जो ESIC है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है इसके राजेंद्र कुमार जो हो गए ना, ये इसके हेड हैं, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं जो भी प्राइवेट लाइफ और जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हो गए उसके बारे में थोड़ा सा। ये इंस्टीट्यूशंस हो गया, ये उसके CMD या CEO हो जाएंगे, है ना, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर या कह सकते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, या सॉरी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। हेडक्वार्टर, ये टैगलाइन हो जाएगा, ये आपका ज्वाइंट वेंचर अगर किसी कंपनी के साथ है तो, ठीक है ना, मतलब मिल के काम करना दोनों का मतलब उसमें। जो HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है ना, इसके जो कह सकते हैं कि हेड हैं वो विभा पारलकर जी हैं, ठीक है, विभा पारलकर जी, ठीक है ना, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और सर उठा के जियो इसका टैगलाइन है। HDFC लिमिटेड एंड स्टैंडर्ड लाइफ एबरडीन जो है इसका ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है इसके NS करण जी हो गए हेड और मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका, ठीक है। जिम्मेदारी का हमसफर इसका टैगलाइन है। और ICICI बैंक एंड प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स जो है इसके जॉइंट वेंचर है। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जो हेड हो गए वो महेश
बाला सुब्रमण्यन जी हो गए, महेश बाला सुब्रमण्यन जी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और जो इसका टैग लाइन है वो है फायदे का इंश्योरेंस, फायदे का इंश्योरेंस, ठीक है ना। कोटक महिंद्रा बैंक और जो ओल्ड म्यूचुअल पीएलसी, ओल्ड म्यूचुअल पीएलसी का देख मुझे फुल फॉर्म नहीं पता है, ठीक है ना। ये जो हो गए ये इसका ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, ठीक है ना। पॉलिसी होना चाहिए क्या, ओल्ड म्यूचुअल पीएलसी पब्लिक लेंडिंग कंपनी, पब्लिक लेंडिंग कंपनी शायद हो सकता है, ओल्ड म्यूचुअल पब्लिक लेंडिंग कंपनी आई थिंक हो सकता है। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है, इसके जो हेड हैं वो कमलेश राव जी हैं और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसका जो टैग लाइन है वो क्या है, योर ड्रीम्स आवर कमिटमेंट, योर ड्रीम्स आवर कमिटमेंट, ठीक है। आदित्य बिरला ग्रुप एंड सन लाइफ फाइनेंशियल जो हो गया ना, ये इसका जॉइंट वेंचर है, ठीक है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो हो गया, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो हो गया, इसके जो हेड हैं वो है महेश कुमार शर्मा जी और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और विथ अस यू आर श्योर, विथ अस यू आर श्योर, ये इसका टैगलाइन हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जो बीएनपी परिवास कार्डिफ है ना, ये इसका ज्वाइंट वेंचर कंपनीज है। रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो हो गया, इसके आशीष बोरा जी जो है वो हेड है, मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसका टैगलाइन कुछ भी नहीं है ना, नॉट अवेलेबल। रिलायंस कैपिटल एंड निपॉन लाइफ इंश्योरेंस ऑफ जापान जो है इसका ज्वाइंट वेंचर है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जो हेड हो गए वो पराग रजा जी हो गए, मुंबई में हेडक्वार्टर है। जीवन सुरक्षा का नया नजरिया, जीवन सुरक्षा का नया नजरिया भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का जो है वो टैगलाइन है। एक्सा ग्रुप एंड भारतीय इंटरप्राइजेज इसका जॉइंट वेंचर्स है, ठीक है, ये जॉइंट वेंचर कंपनीज। कैनरा एचएसबीसी और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है, इसके जो हेड हैं वो अनुज माथुर जी हैं, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। आपके वादे सर आंखों पर, आपके वादे सर आंखों पर, इसका जो है टैगलाइन है। कैनरा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड एचएसबीसी इंश्योरेंस होल्डिंग्स लिमिटेड जो हो गए, इसके ज्वाइंट वेंचर हो गए, ठीक है। आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है, इसके जो हेड हो गए वो विघ्नेश सहाने जी हैं, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसका टैगलाइन भी नहीं अवेलेबल है, मतलब नॉट अवेलेबल है ना। आईडीबीआई बैंक, फेडरल बैंक एंड एजिस जो है इसके ज्वाइंट वेंचर्स हैं। बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस जो है, इसके जो हेड हो गए वो तपन सिंघल जी हो गए, तपन सिंघल जी, पुणे में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है और जो इसका टैगलाइन है वो है रिलेशनशिप बियॉन्ड इंश्योरेंस, रिलेशनशिप बियॉन्ड इंश्योरेंस। बजाज फिनसर्व लिमिटेड, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जो है एंड अलायंज एसी ऑफ जर्मनी जो है, अलायंज एसी ऑफ जर्मनी जो है ना, इसके ज्वाइंट वेंचर्स है। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जो हेड हो गए वो आरएम विशाखा जी हो गए और आरएम विशाखा, और जो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, इसका भी जो टैगलाइन है वो नॉट अवेलेबल है। बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्रा बैंक एंड लीगल एंड जनरल ग्रुप जो यूके का है, ठीक है ना, यूनाइटेड किंगडम का है, इसके जो है ज्वाइंट वेंचर कंपनीज हो गए। एचडीएफसी अर्को जनरल इंश्योरेंस कंपनी के जो हेड हैं वो हैं रितेश कुमार जी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। हर पल आपके साथ इसका टैगलाइन है। एचडीएफसी बैंक एंड म्यूनिक बेस्ड अर्गो इंटरनेशनल जो एजी हो गया ना, एजी का मतलब पता नहीं क्या होता है, ठीक है, इसका जो है वो ज्वाइंट वेंचर कंपनीज है, ठीक है। एजी एग्रीकल्चर आई थिंक होना चाहिए, एजी एग्रीकल्चर, ठीक है ना। रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो हो गए, इसके जो हेड हो गए वो अनुज गुलाटी जी हैं, गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है। वैल्यूज दैट बाइंड इसका जो है टैगलाइन है। रेलिगेयर एंटरप्राइज, यूनियन बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक जो है इसके ज्वाइंट वेंचर कंपनीज हैं। टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के जो हेड हो गए वो नीलेश गर्ग जी हो गए, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और विथ यू ऑलवेज जो है टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी का जो है टैगलाइन है। टाटा ग्रुप एंड अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप इसके ज्वाइंट वेंचर कंपनीज हो गए। नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के जो हेड हो गए वो कृष्णन रामचंद्रन जी हो गए, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और योर हेल्थ फर्स्ट इसका टैगलाइन है। मैक्स इंडिया लिमिटेड एंड बुपा फाइनेंस पब्लिक लेंडिंग कंपनी जो यूके का है, ये इसके ज्वाइंट वेंचर कंपनीज हो गए, ठीक है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जो हेड हो गए वो प्रशांत त्रिपाठी जी हो गए, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। करो ज्यादा का इरादा इसका टैगलाइन है। मैक्स इंडिया लिमिटेड एंड मित्सुई सुमितोमो इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है इसके ज्वाइंट वेंचर कंपनीज है। अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस के जो हेड हो गए वो एंटोनी जैकब हैं, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। वी नो हेल्थ केयर इसका जो है टैगलाइन है। अपोलो ग्रुप एंड म्यूनिक
री इंश्योरेंस जो हो गया ना, इसका ज्वाइंट वेंचर कंपनीज हैं। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जो हेड हो गए वो नवीन तहिल यानी जी हो गए। मुंबई में हेडक्वार्टर है। योर क्लिक वी कवर, यू क्लिक वी कवर इसका टैगलाइन है। टाटा सन्स लिमिटेड एंड AIA ग्रुप लिमिटेड इसके ज्वाइंट वेंचर कंपनीज हैं। अविवा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस का जो हेड हैं वो हैं त्रेवर बुल। इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। कल पर कंट्रोल इसका टैगलाइन है। डाबर इंडिया एंड अविवा पब्लिक लेंडिंग कंपनी ऑफ यूके इसके ज्वाइंट वेंचर कंपनीज हैं। चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस के जो हेड हो गए वो सूर्यनारायणन भी चेन्नई में हेडक्वार्टर है और ट्रस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड टेक्नोलॉजी इसका टैगलाइन है। मुरुगप्पा ग्रुप एंड मित्सुई सुमितोमो इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इसका ज्वाइंट वेंचर कंपनीज हो गए। फ्यूचर जनरली लाइफ इंश्योरेंस के जो हेड हो गए वो अनूप राव जी हो गए और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। एक सगुन जिंदगी के नाम जो हो गया इसका टैगलाइन है। फ्यूचर ग्रुप जनरली ग्रुप एंड IITL जो है इसका ज्वाइंट वेंचर कंपनीज है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए मिसलेनियस टॉपिक्स और भी कुछ है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। इंश्योरेंस डिपोजिटरी क्या होता है? अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 and which has been granted a certificate of registration by IRDA, Insurance Regulatory and Development Authority, for maintaining data of insurance policies in electronic form on behalf of insurers is called insurance repository। देखिए सिंपल सा बात क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसीज के डेटा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में कलेक्ट करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, है ना, उसके लिए जो काम करता है वही उसे ही इंश्योरेंस रिपोजिटरी कहते हैं। ठीक है, इसके लिए इसका जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है पॉलिसी को, इंश्योरेंस पॉलिसीज को इलेक्ट्रॉनिक वे में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखने के लिए किसने प्रोवाइड किया था कि हाँ आप अवेलेबल करवा सकते हैं, आप उस डेटा को मेंटेन कर सकते हैं, तो IRDA ने किया था। ठीक है, और ये क्या है, एक कंपनी रजिस्टर्ड क्या है, कंपनीज एक्ट 1956 के तहत। इंश्योरेंस रिपोजिटरीज कैन नॉट सेल सॉलिसिट इंश्योरेंस पॉलिसीज। ये क्या कर सकते हैं ना, सिर्फ डेटा को मेंटेन कर सकते हैं, जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज हो गया उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक वे में या डिजिटल वे में। ठीक है, ये पॉलिसी को सेल नहीं कर सकते हैं, है ना, सेल वगैरह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ सर्विस रिकॉर्ड, मतलब सिंपल सा बात है, ये इंश्योरेंस का सर्विस रिकॉर्ड है। ठीक है ना, डेटा कह सकते हैं कि डेटा जो भी मतलब अवेलेबल होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, अभी वर्ड एक्चुअली पता है क्या, कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ड याद नहीं आ रहा है, जबकि नॉर्मल टाइम में वो हमेशा मतलब कह सकते हैं कि जहाँ पे रहता है या जो वहाँ पे रहता है। ठीक है, क्या बोलें, डेटा रिकॉर्ड है ना, डेटा रिकॉर्ड हम लोग उसे कह सकते हैं, कलेक्शन, डेटा कलेक्शन। इट प्रोवाइड्स अ सर्विस रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंश्योरेंस पॉलिसीज, सभी इंश्योरेंस पॉलिसीज का है ना, ये सर्विस का रिकॉर्ड का कलेक्शन है, प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, IRDA has granted the certificate of registration to the following 5 entities to act as insurance repositories। टोटल कितने ऐसे एंटिटीज हैं जो इंश्योरेंस रिपोजिटरीज के तौर पे जिनको लाइसेंस प्राप्त हो चुका है, किसके द्वारा, जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है ना, उसका जो सर्टिफिकेट है वो इशू किया जा चुका है, ग्रांट किया जा चुका है, मिल चुका है, किसके द्वारा, IRDA के द्वारा। तो कौन कौन से हैं वो, NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट, हाँ डेटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है ना, NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड, SHCIL प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, कार्बी इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड एंड CAMS रिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है ना, ये जो 5 एंटिटीज हो गए ना, देखें ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो, ठीक है, ये 5 है। इनको IRDA के द्वारा जो है सर्टिफिकेट इशू किया जा चुका है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है ना, ताकि ये ऑनलाइन जो है या मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो डेटा है उसे मेंटेन कर सके। ठीक है ना, इंश्योरेंस पॉलिसीज के डेटा को, इसे इंश्योरेंस रिपोजिटर्स कहा जाता है। एंड इंडिविजुअल कैन नॉट ओपन मल्टीपल इंश्योरेंस अकाउंट्स, कोई भी एक इंडिविजुअल होता है ना, वो मल्टीपल इंश्योरेंस अकाउंट, इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट नहीं ओपन कर सकता है। एन अप्रूव्ड पर्सन इज अ पॉइंट ऑफ सेल POS अपॉइंटेड बाय इंश्योरेंस रिपोजिटरी। कौन फिर इंश्योरेंस अकाउंट, मल्टीपल इंश्योरेंस अकाउंट ओपन कर सकता है, तो वो एक अप्रूव्ड पर्सन होता है जिसको अप्रूवल दिया जाता है। ठीक है ना, अनुमति दिया जाता है कि वो पॉइंट ऑफ सेल अपॉइंटेड होता है। पॉइंट ऑफ सेल वेंडर्स कैसे होते हैं, वही है। ठीक है ना, किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, इंश्योरेंस रिपोजिटरी के द्वारा किए जाते हैं। एंड विल बी वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस रिपोजिटरी टू एक्सटेंड दी IR सर्विसेज। इंश्योरेंस रिपोजिटरीज के सर्विसेज को और ज़्यादा मतलब
बढ़ाने में, हेल्प करने में, ठीक है ना, ये मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ये एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेट बॉडी है जो सेटअप हुआ था अंडर ESI, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 का 1948 वाला, ठीक है ना। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ESI स्कीम, जो भी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है ना, इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना, जिम्मेदार है। इट इज अ सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम, ये एक सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम है। दी ESI फंड्स आर प्राइमरली बिल्ट आउट ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज पेएबल मंथली एट फिक्स परसेंटेज ऑफ वेजेस पेड। देखिए जो ESI के पास फंड होता है ना, ये प्राइमरली जो है वो कलेक्शन है एक तरीके का, या कंट्रीब्यूशन है, जो भी उसके एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज हो गए उनका, ठीक है ना, उनका जो मंथली जो पेएबल होता है, ठीक है ना, वो एक फिक्स, अच्छा मंथली जो वो पे करते हैं ना, मंथली पेएबल, मंथली एम्प्लॉयज पेएबल मंथली बोले तो मंथली ये पे करते हैं, ठीक है ना, कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। वो उनका जो भी वेजेस है ना, जो उनको दिया जाता है, उसका एक फिक्स परसेंटेज है। मान लेते हैं 100 रुपया दिया जाता है, उसका 10% देना है या 1% देना है, तो वही जो परसेंटेज है ना वो फिक्स है, ठीक है। अब जो वेजेस होगा, वेजेस का जो परसेंटेज फिक्स होगा, तो अलग अलग लोगों का, अलग अलग एम्प्लॉयर्स, अलग अलग एम्प्लॉयज का अलग अलग वेजेस होगा, है ना, तो किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, तो उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज फिक्स होगा। द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो बियर 1/8 मतलब 1/8 है ना शेयर ऑफ कॉस्ट ऑफ द मेडिकल बेनिफिट। इसमें जो भी मेडिकल में आप लोगों को जो भी मतलब खर्च वगैरह आएगा, मेडिकल एक्सपेंडिचर वगैरह आएगा, ठीक है ना, उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी खर्च उठाएगा, कितना 1/8 है ना, 1/8, ठीक है, 1/8। मान लेते हैं 800 रुपया का आपका या 8,000 रुपये का आपका बिल बना, ठीक है। उसमें क्या होगा कि जो 1,000 रुपया होगा ये कौन देगा, तो ये देगा स्टेट गवर्नमेंट, SG, ठीक है ना, SG मतलब थैंक यू गौरव। ECGC जो है लिमिटेड, अच्छा ये भी आप देख सकते हैं कि जो प्रिस्क्राइब्ड वेज लिमिट ऑफ एन एम्प्लॉय बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कितना है, 21,000, ठीक है, 21,000 किसके द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। ECGC लिमिटेड फॉर्मली जिसे माना जाता था, किस नाम से जाना जाता था, कहा जाता था, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वॉज सेटअप इन 1957, 1957 में इसका सेटअप हुआ था, ये सेटअप हुआ था, गठन हुआ था, ठीक है ना, ECGC लिमिटेड का, जिसे पहले क्या किस नाम से जाना जाता था, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था, एम क्या था, प्रमोट करना एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना फ्रॉम द कंट्री से, बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज फॉर एक्सपोर्ट्स के लिए जो भी है ना, इसको क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड करता था, और अदर रिलेटेड सर्विसेज जो भी एक्सपोर्ट को करने में हेल्प करेगा वो प्रोवाइड करता था, ठीक है। इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। ये जो ECGC लिमिटेड आता है ना, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। इट इज एन एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, ठीक है। सीकिंग टू इम्प्रूव द कम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन एक्सपोर्टर्स, इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हो गए ना, ठीक है ना, इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हो गए उनके कंपटीशन को इम्प्रूव करने के लिए ये काम करता है, वर्क करता है, इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। बाय प्रोवाइडिंग देम क्रेडिट इंश्योरेंस कवर्स, क्रेडिट इंश्योरेंस कवर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, एक्सपोर्ट वगैरह करने के लिए। ECGC कीप्स इट्स प्रीमियम रेट्स एट दी ऑप्टिमल लेवल, मतलब कि एक सही जो है ना उसके लेवल पे इसका जो प्रीमियम रेट है रहता है, ठीक है ना। ऑप्टिमल बोलने का मतलब जो अफोर्ड किया जा सकेगा, जो इजीली अफोर्डेबल हो, ठीक है ना। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो है ये एक सब्सिडरी है RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है ना, जो प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस सभी बैंक्स को जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है ना, तो वो कौन करता है, DICGC, ठीक है। द एम ऑफ द DICGC एक्ट, इसका एम क्या है, अच्छा DICGC एक्ट कब पारित हुआ था, 1961 में, 1961 का जो है वो DICGC एक्ट है, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोवाइड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉर्पोरेशन, किसी भी कॉर्पोरेशन का इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, किस पर्पज के लिए, इंश्योरेंस ऑफ डिपॉजिट्स के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ इंश्योरेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड गारंटिंग
अब क्रेडिट फैसिलिटीज के लिए और इंश्योरेंस जो डिपॉजिट्स है उसके इंश्योरेंस के लिए बैंक में जो जमा पूंजी होता है ना, मतलब जो पूंजी जमा होता है, ठीक है ना, उसको इंश्योर किया जाता है, उसको इंश्योरेंस किया जाता है, ठीक है, उसका इंश्योरेंस किया जाता है और गारंटी करता है क्रेडिट फैसिलिटीज। दिस स्कीम इज मैंडेटरी फॉर ऑल द बैंक, सभी बैंकों के लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है ना, अनिवार्य है। नो इंश्योर्ड बैंक्स कैन विथड्रॉ देमसेल्व्स फ्रॉम द DICGC कवरेज, मतलब कि कोई भी बैंक जो है ना वो अपने आप को DICGC जो है ना उसके कवरेज से बाहर नहीं कर सकता है, विथड्रॉ नहीं कर सकता है, सभी को उसका जो है हुक्म मानना पड़ेगा, उसके अंडर में उसको रहना पड़ेगा, ठीक है, उसके कवरेज का जो सर्विस है वो लेना पड़ेगा। It ensures principal and interest up to a maximum amount of rupees 5 लाख, 5 लाख तक का जो है ना इसका मैक्सिमम अमाउंट है, जो प्रिंसिपल हो गया और जो इंटरेस्ट है उसका, ठीक है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के लिए 5 लाख 5 लाख। इट इंश्योर्स ऑल डिपॉजिट सच एज सेविंग्स, फिक्स्ड सेविंग्स हो गया, जैसे कि जो भी डिपॉजिट होता है ना, जो जमा किया जाता है पैसा, ठीक है, जो जमा किया जाता है पैसा, उसमें आपका जो सेविंग्स हो गया, फिक्स्ड हो गया, करंट हो गया, रेकरिंग हो गया, रेकरिंग डिपॉजिट है ना, और उसके अलावा आपका जो एटसेट्रा, मतलब जो भी और हो गए बचे कुचे, ठीक है ना, मतलब जो रिमेनिंग हो गए, एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स, जो फॉरेन गवर्नमेंट्स के लिए जो डिपॉजिट होता है ना वो इसमें काउंट नहीं होगा, ठीक है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी काउंट नहीं होगा, इंटर बैंक डिपॉजिट्स जो हो गया ना, इंटर बैंक रिलेटेड, वो भी मतलब इसमें काउंट नहीं होगा। एंड एनी अमाउंट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, जो भी मतलब अमाउंट जो है वो आउटसाइड इंडिया में रिसीव हुआ है वो भी इसमें काउंट नहीं होगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट IIRM is the only dedicated institution for education in insurance and actuarial science in the world। IIRM जो है ना वो एक लौता डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है या संस्था है एजुकेशन के लिए, मतलब एजुकेट करने के लिए इंश्योरेंस एंड एक्चुअरियल साइंस के लिए, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड में, विश्व में। इट इज प्रोमोटेड बाय द रेगुलेटर IRDAI जो है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ये प्रमोट किया जाता है। with the sole aim of developing the required workforce for the entire insurance sector, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए है ना वर्कफोर्स का जितना भी रिक्वायरमेंट है उसे डेवलप करने के लिए। द इंस्टीट्यूट बोलने का सिंपल सा बात क्या है, इंश्योरेंस सेक्टर में जो लोग भी वर्क करेंगे ना, वर्कफोर्स, उनको वो सिखाता है, समझाता है, शिक्षा प्रदान करता है, ट्रेनिंग देता है, ठीक है, एजुकेट करता है। द इंस्टीट्यूट ऑफर्स एजुकेशन थ्रू द रेगुलर एंड डिस्टेंस मोड्स एंड इज लोकेटेड इन हैदराबाद। ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है या कहाँ ये लोकेटेड है, तो हैदराबाद में है, ठीक है ना। इसका काम क्या करता है, ये रेगुलर, अच्छा, इसमें जो एजुकेशन है ना वो क्या क्या ऑफर करता है, इसका एजुकेशन का क्राइटेरिया क्या क्या है, तो ये ऑनलाइन भी है और डिस्टेंस मोड में भी है। बोलने का मतलब डिस्टेंस मोड बोलने का मतलब सॉरी, ये रेगुलर भी है, रेगुलर भी आप जाके मतलब क्लासेस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है ना, या तो डिस्टेंस बोलने का मतलब कह सकते हैं कि फ्लाइंग बेसिस पे, ठीक है ना, फ्लाइंग बेसिस पे डिस्टेंस, जहाँ पे आप लोगों को रेगुलर जाने की जरूरत नहीं है। द इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया III, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, द इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फॉर्मरली नोन एज फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1955। 1955 में जो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसका स्थापना हुआ था, ठीक है ना, और इसे पहले किस नाम से जाना जाता था, तो फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस का नाम से जाना जाता था। प्रेजेंटली इसे किस नाम से जाना जाता है, उसे जाना जाता है इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नाम से। अच्छा, इसका पर्पज क्या था, प्रमोट करने के लिए इंश्योरेंस एजुकेशन और ट्रेनिंग को पूरे विश्व में, पूरे कंट्री में, सॉरी पूरे देश में, पूरे कंट्री में, ठीक है ना, ट्रेनिंग इन द कंट्री। द इंस्टीट्यूट इज अ प्रोफेशनल बॉडी सर्विंग द कॉज ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। जो इंस्टीट्यूट है ना ये एक प्रोफेशनल बॉडी है जो किस कॉज को सर्व करता है, सेवा प्रदान करता है, तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन मुंबई, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। हमारा जो लास्ट में एक है वो है नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी, NIA, नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये हुआ था 1980 में। नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1980 ज्वाइंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ज्वाइंट ऑपरेशन से, ठीक है ना, ये कह सकते हैं कि ज्वाइंट कन्फर्मेशन से। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो हो गया, LIC हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, GIC हो गया, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, NIACL हो गया, NIC हो गया, UIIC हो गया, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी,
और एंड OIC ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी इन 1980 एट मुंबई 1980 में हुआ था, ठीक है ना। किसके किसके मतलब ज्वाइंट वेंचर से, या कह सकते हैं कि कोलेबोरेशन से। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, LIC, GIC, NIACL, NIC, UIIC एंड OIC। कब? 1980 में। कहाँ? मुंबई में इसका जो ब्रांच है या जो हेड क्वार्टर है, हेड ब्रांच है, वो मुंबई में है, ठीक है। अच्छा, ये जो इंस्टीट्यूट है ना मुंबई टू बी द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, ये एक्सीलेंस का इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन लर्निंग में एक्सीलेंस के लिए, और रिसर्च इन इंश्योरेंस एंड पेंशन एंड अलाइड एरियाज। इसको डिलीट करने दीजिए थोड़ा सा। देखिए, जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड या पेंशन से रिलेटेड या जितना भी कह सकते हैं कि इंश्योरेंस से रिलेटेड सब कुछ है ना, ओवरऑल कंप्लीट जितना भी कवरेज होता है ना, वो ये इंश्योरेंस जो नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी है वो प्रोवाइड करता है। ये एक इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस है किन सब चीज़ों में? लर्निंग एंड रिसर्च इन इंश्योरेंस के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में लर्न करने के लिए और उस पर रिसर्च करने के लिए, ठीक है। और पेंशन और अलाइड एरिया जो हो गया ना, उसके बारे में भी। दी अकेडमी बाद शिफ्टेड टू पुणे। अच्छा, ये पुणे में शिफ्ट हो गया था। सबसे पहले जब इस्टेब्लिश हुआ था तो कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। बाद में ये 1990 में 1980 में ये ओपन हुआ था। तब इसका जो हेड क्वार्टर था मुंबई में था, ठीक है। 1990 में कहाँ चला गया? तो पुणे चला गया, पुणे, ठीक है, शिफ्ट हो गया था विद द स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज ऑफ लर्निंग एंड रिसर्च। बस इतना ही है इसमें। हम लोग जितना भी कुछ इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन है वो देख लेते हैं। ये हो जाएगा एक्रोनिम मतलब शॉर्ट फॉर्म, ये हो जाएगा फॉर्म फुल फॉर्म, ठीक है ना, एब्रिविएशन जिसे कहते हैं। APP क्या होता है? ये इसे एप्लीकेशन कहते हैं, ऐप एप्लीकेशन। ARAP क्या होता है? असाइंड रिस्क एडजस्टमेंट प्रोग्राम। ARP क्या होता है? असाइंड रिस्क प्लान। ASC क्या होता है? एक्रीडिटेड स्टैंडर्ड्स कमिटी। ASCII क्या होता है? ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। CNP क्या होता है? क्लोज नो पेमेंट। CPAP क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर्स प्रीमियम एडजस्टमेंट प्रोग्राम। CV क्या होता है? क्रिटिकल वैल्यू। CWP क्या होता है? क्लोज्ड विदाउट पेमेंट। DCI क्या होता है? डिटेल्ड क्लेम इंफॉर्मेशन। DEP क्या होता है? डायरेक्ट अर्न्ड प्रीमियम। DWP क्या होता है? डायरेक्ट रिटर्न प्रीमियम। EL क्या होता है? एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी। FDRA क्या होता है? फाइनेंशियल डेटा रिपोर्टिंग एप्लीकेशन। IRIS क्या होता है? IRIS, ठीक है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंश्योरेंस रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। JUA क्या होता है? ज्वाइंट अंडरराइटिंग एसोसिएशन। ARM क्या होता है? एसोसिएट इन रिस्क मैनेजमेंट। BOP क्या होता है? बिजनेस ओनर्स पॉलिसी। CIC क्या होता है? सर्टिफाइड इंश्योरेंस काउंसलर। CISR क्या होता है? सर्टिफाइड इंश्योरेंस सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। EAP क्या होता है? एस्टिमेटेड एनुअल प्रीमियम। EPD एक्सपेक्टेड पॉलिसी होल्डर डेफिसिट। GIO गारंटीड इंश्योरेबिलिटी ऑप्शन। LAD क्या होता है? लॉस एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस। लॉस का जो एडजस्टमेंट करता है ना, एक्सपेंस, ठीक है ना, लॉस एडजस्टमेंट एक्सपेंस, लॉस को एडजस्ट करने के लिए जो एक्सपेंस होता है, ठीक है ना, LAE। GWP क्या है? ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम। HIPAA ये क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। AP क्या है? एडिशनल प्रीमियम है ना, जो थोड़ा सा एडिशन हो जाए प्रीमियम में। RP क्या है? रिटर्न प्रीमियम। IRI क्या है? इंडस्ट्रियल रिस्क इंश्योरेंस। ITI इंश्योरेंस टेस्टिंग इंस्टीट्यूट। लियामा क्या है? LIAMA लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी मैनेजमेंट एसोसिएशन। MDO क्या है? मंथली डेबिट ऑर्डिनरी लाइफ इंश्योरेंस। MPP मैनेज प्रीमियम प्लान। OCA आउटस्टैंडिंग क्लेम्स अकाउंट है, ठीक है। PIA क्या है? प्राइमरी इंश्योरेंस अकाउंट। RAM क्या है? ये रैम नहीं है, रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है, ये रैम है, ठीक है ना, मतलब RAM इंश्योरेंस के टर्म में देखा जाए तो। रिवर्स एन्युटी मॉर्टगेज। TDI क्या है? ट्रेड डिस्ट्रप्शन इंश्योरेंस। यूलिप क्या है? यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। FFS क्या है, या FFS क्या है, या FFS क्या है? फी फॉर सर्विस के लिए फी फॉर सर्विस।
HRP क्या है, हाई रिस्क पूल। OEP ओपन इनरोलमेंट पीरियड, ओपन इनरोलमेंट पीरियड। TPA थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। टेरी क्या है, TERI टारगेटेड इंटरप्राइज रिस्क इंश्योरेंस। UMV क्या है, अनइंश्योर्ड मोटर व्हीकल, अनइंश्योर्ड मोटर व्हीकल। UL क्या है, अम्ब्रेला लाइबिलिटी, अम्ब्रेला लाइबिलिटी। YRT क्या है, ईयरली रिन्यूएबल टर्म, ईयरली रिन्यूएबल टर्म। NAIC क्या है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ NAIC क्या है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस कमिश्नर्स। NAIC क्या है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस कमिश्नर्स, ठीक है। PIF क्या है, पॉलिसीज इन फोर्स, पॉलिसीज इन फोर्स मतलब कि जो पॉलिसीज है जो एक्टिव है, पॉलिसीज इन फोर्स मतलब पॉलिसी जो है वो एक्टिव है। RIMS क्या है, रिस्क एंड इंश्योरेंस मैनेजमेंट सोसाइटी, रिस्क एंड इंश्योरेंस मैनेजमेंट सोसाइटी। SRP क्या है, शेड्यूल रेटिंग प्रीमियम। UCR क्या है, यूजुअल कस्टमरी एंड रीजनेबल चार्जेस, ठीक है। तो इसके साथ ही हम लोगों ने जितना भी मतलब इंपॉर्टेंट था ना वो हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी एक सेशन जो है वो कंप्लीट, जितना भी इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं ना कि मोस्ट कोर टॉपिक्स जो इंश्योरेंस अवेयरनेस का था वो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया। बाकी जो कुछ रिमेनिंग था वो हम लोगों ने आज कर लिया है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जो LIC एडीओ मेंस के लिए, जिसका भी अभी एग्जाम है 23 तारीख को, 23 अप्रैल 2023 को, उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ करंट अफेयर्स का एक सेशन करवा दूंगा। और मैं देखता हूँ, मैं अपने साइड से ट्राई करता हूँ, अगर मुझे टाइम मिलेगा ना तो मैं फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस का एक छोटा सा मतलब सेशन करवा दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।